हाँ भाई, कल हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। हमने रिलेशन पढ़ा था सीपी और सीवी में। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर होता है फॉर एन मोल, और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है फॉर 1 मोल। ये कंडीशन कल हमने समझ ली थी। फिर आपको मैंने पॉइसन रेशियो समझाया था। पॉइसन रेशियो क्या है? पॉइसन रेशियो कहते हैं गामा को, और गामा क्या होता है? गामा एक रेशियो है सीपी और सीवी का। तो सीपी और सीवी के रेशियो को गामा कहते हैं। फिर मैंने आपको समझाया कि गामा की वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। गामा की वैल्यू याद कैसे कर सकते हो? मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.66 होती है। ये किसके लिए है बोलो? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है वे गैसेस मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब है वे गैसेस मॉलिक्यूल जिनमें केवल एक एटम होता है। और मोनो एटॉमिक गैसेस अगर हम बात करें तो वे सिर्फ नोबल गैस है। तो इसमें सिर्फ नोबल गैस आती हैं, और नोबल गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.66 से हर न्यूमेरिकल में, ये ध्यान रखें। अब आता है इसके बाद डायएटॉमिक। अगर हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें 2 एटम है और उनके लिए गामा की वैल्यू 1.40 होती है। अब एक तो तरीका होता है, आपने ये याद कर लिया। एक मेथड होता है इसकी वैल्यू निकालना, और ये भी याद रखना है ये वैल्यू चेंज भी हो जाती है। कैसे चेंज होती है वो मैं पूरी डिटेल आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से समझते रहना। नोट्स में आपके लिखा है, लिखना आपको कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। आप कहोगे नोट्स में कहाँ लिखा है, तो एक टॉपिक है उस पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है पेज नंबर 9 पर 10 पर सॉरी पेज नंबर 10 के बीच में एक टर्म्स लिखी है एक्स्ट्रा। मतलब क्या है? याद नहीं करना, ना पढ़ना है, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है। ये ध्यान से सुनना। तो इसमें भी तब पढ़ना है जब मैं आपसे कहूं, उससे पहले आप सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देते रहना। हर बच्चे को टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या। तो अब देखिए, हमें गामा की वैल्यू निकालनी सीखनी है। और अगर मैं यहाँ गामा की बात करूं तो सुन लो जरा, गामा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें सीपी और सीवी 2 वैल्यू चाहिए। एक सीपी चाहिए और एक सीवी। और सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है? फॉर 1 मोल गैस। फॉर 1 मोल गैस, देखते रहो बोर्ड पे बस। फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के लिए सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है कि सीपी इज इक्वल टू होता है सीवी प्लस आर। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ गामा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? गामा की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर सीपी है, सीपी की जगह भी सीवी प्लस आर, और नीचे सीवी। आर हर बच्चे को पता है आर कितना होता है। तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको गामा की वैल्यू निकालनी है सीवी की, तो यानी कि आपको सीवी की वैल्यू अगर पता चल जाए तो गामा आ जाएगा। अब सीवी की वैल्यू कहां से निकाल के लाएंगे वो समझिए। तो देखिए, कल हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, ध्यान दीजिए। सीवी किसके इक्वल है? सीवी इज इक्वल टू होता है क्यूवी अपॉन डेल्टा टी। क्या डिफाइन थी सीवी की? जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इस कंडीशन में जितनी भी हीट हम उसको देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। ये आपको बताया। अब अगर आप इसमें यहां ध्यान दो तो यहां देख सकते हो सीवी किसके इक्वल है? क्यूवी अपॉन डेल्टा टी। और पीछे हमने पढ़ा था क्यूवी किसके इक्वल होती है? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। इट मींस इंटरनल एनर्जी चेंज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें सीवी निकालनी है, हमें इंटरनल एनर्जी चेंज और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर ये 2 वैल्यू हमें पता चल जाए, सुनते रहो भजन, अगर ये 2 वैल्यू हमें पता चल जाए, कौन कौन सी वैल्यू है बोलो? एक तो याद रखना है इंटरनल एनर्जी चेंज, और दूसरा टेम्परेचर। तो हम सीवी निकाल सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी चेंज हम कैसे निकालते हैं, तो जरा यहां ध्यान देना। होता क्या, सुन लो जरा एक मिनट। इंटरनल एनर्जी चेंज हम कैसे निकालें इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो समझ लीजिए। इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की, स्पेशली बात चल रही है गैस की, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी
किस पे डिपेंड करती है? तो आपको याद रखना है किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी है और उन डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इंटरनल एनर्जी में, उस पर यह डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम से शुरू करना है, यहां से इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी से सीवी निकलेगा और सीवी को हम कहां पुट कर देंगे? इस फॉर्मूले में, गामा जाए। तो प्रोसेस समझ में आया? क्या करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी से सीवी निकालेंगे और सीवी से गामा, क्योंकि आर हमें पता। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसी को हम समझते चलते हैं, जरा इसे बहुत ध्यान से समझ। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुना भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? आप सभी को पता है जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, ध्यान ध्यान, 4 गैसेस, जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? अगर गैसेस मॉलिक्यूल मूविंग कंडीशन में हो तो किस तरीके से चल सकता है? तो उसमें 3 टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली होती है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। अब सबसे पहली बात आती है ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? फिजिक्स में पढ़ा होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? उसका ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन गैस कैसे कर सकती है? तो आपको पता है, अगर हम देखें तो 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो वो तीनों एक्सिस पे चल सकती है। वो एक्स एक्सिस पे भी मूव कर सकती है, वाई पर भी और जेड पर भी, तीनों एक्सिस पे मूव कर सकती है। तो हमेशा जब भी कभी आपसे टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन निकालने हो किसी भी मॉलिक्यूल में, बस वो मूविंग होना चाहिए। तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कितने होंगे? नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इन एनी गैसेस मॉलिक्यूल हमेशा 3 होंगे, ये ध्यान रखें। तो कभी भी अगर आपसे नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन पूछे जाते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि 3 एक्सिस है, तीनों एक्सिस पर एक एक मोशन मान लें तो कितने मोशन होते हैं? 3। अब आपको याद रखना है जब गैसेस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो उसका इंटरनल एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो भी याद करना है, नंबर के साथ साथ कंट्रीब्यूशन। तो आपको याद रखना है जब एक गैसेस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करता है तो वो इंटरनल एनर्जी पर वैल्यू कितनी बढ़ाता है? तो आपको याद रखना है वो इंटरनल एनर्जी में 1/2 kT का कंट्रीब्यूशन करता है। ये 1/2 kT क्या है? यानी कि इंटरनल एनर्जी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 kT। ये K क्या है? K ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकलता है? अगर हमें कभी भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना हो तो R/Na को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। R/Na को यानी कि गैस कांस्टेंट को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन जाता है। इसका मतलब क्या कंडीशन? अब सुनते रहो जरा ध्यान से। अगर हम 1 मोल गैस ले लें, फॉर 1 मोल गैस क्या होता है? फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस के केस में K और R इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ K की जगह क्या लिख सकते हो? बोलो, R। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ RT। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई गैसियस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी? एक मोशन से 1/2 R2। अब अगर मैं CV पूछूं आपसे तो अभी मैंने बताया CV किसके इक्वल होता है? देखते रहो जरा, CV किसके इक्वल होता है? CV होता है UT। यहाँ डेल्टा हटा रहे हैं, चेंज की बात नहीं करें, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T ना करके U अपॉन T उसका यूज कर रहे हैं। बताना जरा क्या होगा? U कितना आ रहा है बोलो? पर मोशन 1/2 RT और T नीचे है, T से T कैंसिल हो गया, 1/2 R। इसका मतलब आपको याद रखना है जब भी कोई गैसियस मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तो उससे CV की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? 1/2 R। ये ध्यान रखें।
और नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कितने हैं? 3। तो मुझे आपको ये बताना है कंट्रीब्यूशन बाय पर मोशन कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहां ध्यान देना है। तो चलिए मैं साइड में आपको वो लिखाता भी चलूं क्या होगा क्या। तो ये कंडीशन समझ में आ गई, बोलो कितना कंट्रीब्यूशन होगा भाई, बोलो। तो कंट्रीब्यूशन अब यहां लिख रहा हूं मैं, कंट्रीब्यूशन, यहां देखो भाई जरा बात मिलती, कंट्रीब्यूशन पर मोशन, एक मोशन में कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/2 आर इन सीवी। सीवी में 1/2 आर होगा, मैंने डायरेक्ट सीवी की बात कर रहा हूं, वैल्यू सिखानी है मुझे और कुछ। तो समझ में आ गया सीवी में कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 1/2 आर। क्लियर हो गया ट्रांसलेशनल मोशन की कंडीशन। अब हम आते हैं दूसरी स्टेज पर। जब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं तो सेकंड मोशन होती है रोटेशनल मोशन। सुन लो जरा, सेकंड मोशन होता है रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं? हाँ, रोटेशनल मोशन किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुन लीजिए। रोटेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल अपनी ही जगह रहेगा, मूव नहीं करेगा। अगर ऐसे करेगा तो ट्रांसलेशनल होगा, यहां से इधर जाए, यहां से इधर जाए, यहां से ऊपर जाए, तो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल। लेकिन मॉलिक्यूल अपनी ही जगह, अब ये क्या करता है? यही घूमने लगता है, ऐसे भी घूम सकता है, तो इसको कहते हैं रोटेशन करना। ये ऐसे भी घूम सकता है, इसको कहेंगे रोटेशन। तो इसका मतलब रोटेशनल है, अपनी जगह रुके रहना है और वहीं एक्सिस पे घूमना, उसको कहते हैं रोटेशन। जैसे आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है और उस रोटेशन की वजह से डे नाइट हो रहे हैं, अपनी एक्सिस पे घूमने से डे नाइट होते हैं, तो उसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो यहां रोटेशनल मोशन भी आता है। अब रोटेशनल मोशन की क्या कंडीशन है सुन लो जरा। रोटेशनल मोशन हम तब मानेंगे अगर उसकी पोजीशन बदलती हो, अगर वो जैसा पहले है और घूमते हुए बिल्कुल सेम स्पेस ऑक्युपाई करता है तो हम कहते हैं उसमें कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन अगर वो घूमते हुए अलग स्पेस ऑक्युपाई करता है तो हम कहते हैं यह रोटेशनल मोशन है। तो आपको याद रखना है मोनो एटॉमिक में कभी कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, क्योंकि मोनो एटॉमिक होते हैं स्फीयर, और स्फीयर को आप कहीं रख दो, कहीं रखकर उसमें एक क्या करो बोलो, उसमें कोई एक ये कह सकते हैं कोई भी हम पिन वगैरह लगाकर उसे वहीं घुमाते रहे तो वो सेम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, स्पेस उसका चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब मोनो एटॉमिक में रोटेशनल मोशन नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन इन मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस कितने होते हैं? 0। तो मोनोएटॉमिक गैस में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, ये ध्यान रख लेना भाई सभी बच्चे। मोनोएटॉमिक गैस में कोई रोटेशनल मोशन नहीं होता, ये बात याद रखनी। क्योंकि खुद सोचिए कोई एक स्फीयर है, बॉल है, आपने उसमें कोई पिन वगैरह लगा के ऐसे रोक रखा है, या कोई ये कह सकते हैं कि आपने कोई रोड वगैरह उसके बीच में डालकर उसे घुमा रहे हैं, तो वो वहीं घूमता रहेगा, स्पेस तो नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब उसमें रोटेशनल मोशन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो मोनो एटॉमिक में तो 0 है। अब आते हैं दो तरीके के बाकी मॉलिक्यूल बचे, पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दो कैटेगरी के होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो अगर लीनियर है तो याद रखना है नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन, सॉरी यहां रोटेशनल मोशन इन मोनोएटॉमिक, नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन इन लीनियर मॉलिक्यूल। सुन लो भाई जरा, लीनियर मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 2। देखिए अब आपको मैं लीनियर मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूं, ये मार्कर मान लीजिए, ये मार्कर लाइन में है कि लीनियर मॉलिक्यूल, इसमें सिर्फ 2 रोटेशनल मोशन है। देखो 3 एक्सिस होती है, अगर एक एक्सिस पे रखा है यही घुमाओगे तो पोजीशन नहीं बदलेगी, वो उसी जगह घूम रहा है। अगर इस एक्सिस पे घुमाओगे तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो ये मोशन नहीं माना जाएगा। अब आपको गया और कौन सा, तो फिर ये वाला मोशन माना जाएगा। अगर ये ऐसे घूमेगा तो स्पेस बदल रहा है, तो इसका मतलब एक रोटेशनल मोशन ये है। दूसरा अगर ये ऐसे घूमेगा तो इसमें रोटेशनल मोशन आएगा। तो लीनियर में हमेशा 2 होंगे, क्योंकि 3 एक्सिस हैं, 2 एक्सिस पे घूमेगा, एक पे नहीं आएगा।
तो नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन कितने होंगे बोलो, लीनियर मॉलिक्यूल में 2, और नंबर ऑफ रोटेशनल मोशन इन नॉन लीनियर, अगर नॉन लीनियर है तो कितने होंगे, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इसमें 3 होते हैं क्योंकि वो तीनों एक्सिस पे घूमेगा, तो 3 होंगे। तो आप सभी बच्चे ये स्पेशली याद रखना, फिर बोलना हूं मैं। देखो, रोटेशनल मोशन मोनो एटॉमिक में 0 है, लीनियर मॉलिक्यूल, डायटोमिक नहीं बोल रहा हूं, लीनियर का वो डायटोमिक वाला हो, ट्राइएटोमिक हो, मेन है लीनियर, उसमें 2 है, और जो नॉन लीनियर है उसमें 3 है क्योंकि तीनों एक्सिस पे घूम जाता है। जो नॉन लीनियर है बेंट वगैरह ऐसे आ जाएगा, तो आप इसे ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, और ये तीसरी एक्सिस पे ले जाकर भी घुमा सकते हो। अब सुन लो जरा एक मिनट, अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो आपको याद रखना है ये भी सिमिलर है, ट्रांसलेशनल मोशन की तरह है। अगर आपको इसका कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है तो जितना ट्रांसलेशनल मोशन का था उतना ही कंट्रीब्यूशन इसका भी होता है, किसमें, सीवी में। तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2r इन सीवी, सीवी में बोल रहा हूं वैसे, 1/2r टी होता है किसमें, इंटरनल एनर्जी में, लेकिन टी कैंसिल हो जाए तो सीवी में 1/2r। अब तीसरी कंडीशन आती है, सुन लीजिए, वाइब्रेशनल मोशन, तीसरी कंडीशन आती है वाइब्रेशनल मोशन, और जरा ध्यान से सुन लीजिए, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, यहां ध्यान दो जरा। तीसरा आता है वाइब्रेशनल मोशन, देखिए आप सभी बच्चे जानते हैं वाइब्रेशन किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने स्प्रिंग को खींचा और छोड़ दिया, वो अपनी पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस जा रहा है, तो वाइब्रेशन हो, बोलो। तो स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, वाइब्रेशन। अब आते हैं मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन कैसे मानोगे, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन क्या है, सुन लीजिए, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन को ध्यान से देखो। मान लीजिए क्या है, यहां देखो, मैं आपके सामने CO2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, यह वाइब्रेट कैसे करेगा, बताओ, इसे वाइब्रेशन क्या मानोगे। अगर ये, सुन लीजिए, आप ये कह रहे हो ये CO2 मॉलिक्यूल ये ऐसे इधर और इधर जाएगा, वाइब्रेशन होगा, नहीं। अब मैं तरीका बता रहा हूं, सुनो, वाइब्रेशन का मतलब मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये जो एटम है C और O है, कभी O C के पास पहुंचे, कभी O C से दूर जाए, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यहां मान लीजिए ये कार्बन एटम है, जरा ध्यान दो, ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है, ये बॉन्ड बनाता है, पास आता है, बॉन्ड टूट जाता है, दूर चला जाता है, ये वाइब्रेशन कहलाता है। यानी कि बॉन्ड बनना टूटना, दिस इज नोन एज वाइब्रेशन। अब मैं यहां से एक पॉइंट पूछना चाहता हूं, जरा उसे ध्यान से सुनना। ये बताइए, बॉन्ड तो किसी भी कंडीशन में बन जाता है, टूटता कब है बॉन्ड, हाई टेम्परेचर, क्योंकि अगर कोई बॉन्ड बना है उसे तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो टूटेगा कब, वो पीछे कब जाएगा एटम, जब टेम्परेचर हाई हो। इसका मतलब वाइब्रेशनल मोशन केवल हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट होता है, लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता, यह बात याद रखना है। ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर आपको ये वाइब्रेशनल मोशन मॉलिक्यूल में मिलेगा, अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो वाइब्रेशन का मतलब समझ में आया, बॉन्ड, एटम दूसरे एटम के पास आया, बॉन्ड बन गया, दूर चला गया, टूट गया, बन गया, टूट गया, ये प्रोसेस अगर चल रहा है, इसको वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल नहीं जाएगा पूरा, एटम मूव करेंगे, ये बात ध्यान रख। अब मोनो एटॉमिक में ये होता नहीं, बता सकते हो क्यों नहीं होता वाइब्रेशनल मोशन, एक अकेला एटम है, बॉन्ड ही नहीं बनाए, तोड़ोगे क्या, तो किसमें होगा, ये पॉली एटॉमिक में होगा, और कब होगा, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे, लो पे भी नहीं होगा। क्लियर हो गया वाइब्रेशनल मोशन क्या है, एटम दूसरे एटम के पास आ रहा है, बॉन्ड बनना है, दूर जा रहा है, टूट रहा है, बनना टूटना हाई टेम्परेचर प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया, अब जरा आगे समझो। अब आते हैं इसके नंबर्स, सुन लो जरा भाई, इसके नंबर कितने होते हैं, तो मैं एक बहुत सीधा सा रूल बताता हूं, सुन लो जरा। अगर हमसे कभी भी ये पूछा जाता है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, सुन लीजिए भाई, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने अभी पढ़ी, कितनी थी बोलो,
3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। और ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अगर कभी भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई आपसे पूछे तो 3n होती है, 3 तो नंबर है और n नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल है, ये बात याद रखें। वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, जरा देखो यहां सारी कंडीशन आ गई। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं उसको हम क्या कहते हैं? बोलो, n। मान लीजिए अब मैं आपसे कहता हूं, जरा ध्यान से सुनना, मोनो एटॉमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए टोटल, तो n की जगह 1 लगा दो, 3 × 1 3, और वे तीनों की तीनों ट्रांसलेशनल मोशन है, ना कोई रोटेशनल है ना कोई वाइब्रेशन। अगर डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक में कितनी होगी? तो देखो 3 × 2 6, अब उन 6 में 3 ट्रांसलेशनल है और बाकी क्या होंगे? रोटेशनल और वाइब्रेशन। आगे बात समझ में? तो ये रूल है और कुछ नहीं। तो अब अगर मैं आपसे वाइब्रेशनल पूछता हूं तो वाइब्रेशनल कैसे बताओगे? अब जरा यहां देखो, नंबर ऑफ, सुन लो जरा, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन इन लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर में पूछ रहा हूं भाई। देखो आपके सामने आंसर है, बोलो टोटल मोशन कितने हैं? 3n। 3n में से 3 ट्रांसलेशनल होगी और लीनियर में 2 रोटेशनल होगी। 3n में से क्या माइनस कर दें? देखो टोटल है 3n, उनमें से ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल माइनस कर दो, बचे, सॉरी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल माइनस कर दो, जो बचे वे सारे वाइब्रेशनल है। तो वाइब्रेशनल कितने बचे? बोलो, टोटल थे 3n, उनमें से ट्रांसलेशनल कितने? हमेशा 3 है, और लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशनल कितने हैं? 2, तो कितने होंगे? 5 माइनस कर दो, वाइब्रेशनल आ जाएंगे, कभी भी निकालने हो। ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, हाँ भाई, इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कितने होंगे? बोलो, नॉन लीनियर में भाई टोटल 3n थी, 3n में से क्या हुआ? 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, 6 माइनस कर दो। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ नंबर ऑफ मोशन समझ में आ गए, कब कहां कौन से और कितने हैं। अब इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अब जरा ध्यान दो, पहले ये बताओ ये होता कब है? हाई टेम्परेचर पे। अब हाई टेम्परेचर पे है तो उनके इक्वल एनर्जी तो होगी नहीं इसकी, तो इसकी एनर्जी आपको याद रखनी, कंट्रीब्यूशन में RT होती है, इसमें इंटरनल एनर्जी में, और CV में R होती है। तो अगर CV में इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो R इन CV पर मोशन, ये ध्यान रखना। तो इसका कंट्रीब्यूशन इतना बस। अब अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन याद होगी, अब गामा आप खुद भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस मोशन की और मोशन के नंबर की और R की मल्टीपल करनी, CV आ जाएगी। बोलो, अब किसी को इनमें डाउट हो तो बता दीजिए भाई। बोलो, क्लियर हो गया? टॉपिक तो समझ में आ गया। अब गामा की वैल्यू निकालनी सिखा दो। बोलो भैया, कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं ना? अब क्लियर हो गया? ये हाई टेम्परेचर है, वाइब्रेशनल का मतलब समझ में आ गया। H2O में कैसे होगा वाइब्रेशन? हाँ भाई, H2O में वाइब्रेशन कैसे होगा? H2O में, बोलो, H2O में वाइब्रेशन, ये H2O है, इसमें वाइब्रेशन कैसे होगा? कभी H पास जाएगा, कभी दूर आ जाएगा। इसकी दूसरी इमेज में ऐसे बना दो, तो ये वाइब्रेशन चल रहा है, H पास जाता है, दूर चला जाता है, फिर पास जाता है, फिर दूर चला जाता है, तो इसको वाइब्रेशन कहते हैं। बॉन्ड बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। अब CV की वैल्यू सीखे, वो गामा की वैल्यू। चलिए, अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जरा ध्यान देना। अब मैं जो बोल रहा हूं, वैल्यू गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस,
मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू, यहां ध्यान दो सभी बच्चे जरा बोर्ड पे। अब सबसे पहले ये याद रखिए, मैं सीवी निकालना हूं, सीवी की वैल्यू निकालनी मोनोएटॉमिक में। अब बताइए, अभी आपने पीछे पढ़ा, अब अभी आपने कंडीशन देखी यहां, अगर मैं आपसे मोनोएटॉमिक की बात करता हूं, मोनोएटॉमिक में रोटेशनल कोई नहीं, वाइब्रेशनल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंडीशन आपको पता है, वहां बॉन्ड ही नहीं है, तो वाइब्रेशनल नहीं है, रोटेशनल नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशनल है। और ट्रांसलेशनल मोशन कितने हैं बोलो? 3। और एक का कंट्रीब्यूशन सीवी में 1/2r, तो कितना होगा सीवी बोलो? आप देख सकते हो इसमें कितना आता है ना, कितना आया बोलो? सीवी 3 × 1/2r, 3/2r। अब बताओ सीपी कितना होगा? अभी मैंने पीछे बताया, सीपी सीवी प्लस आर, 3/2r प्लस आर, 5/2r। ये डायरेक्ट प्रॉब्लम ये भी पूछी जा सकती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो अब आप खुद भी कर सकते हो। अब बताओ गामा कितना आया? गामा सीपी अपॉन सीवी 5/2r अपॉन 3/2r, r कैंसिल, 2 कैंसिल, 5/3, इट मीन्स 1.66। अब बताओ कोई डाउट? तो अब कैसे आया? अब क्लियर है? तो अब आपको, यानी कि पहले तो सिर्फ इतना पता था कि गामा की वैल्यू 1.66 है। अब कोई आपसे पूछे क्यों है, कि उसमें सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं और हर ट्रांसलेशनल मोशन का कंट्रीब्यूशन 1/2r है, तो 3/2r तो सीवी है, और सीपी एक आर फालतू होती है, एक आर एक्स्ट्रा होती है उसके बीच। बोलो मोनोएटॉमिक समझ में आ गया? कोई डाउट बोलो भाई। अब डायएटॉमिक, अब डायएटॉमिक में कुछ बच्चे जो करते हैं, एक गलती करते हैं, वही चीज मैं अब आपको कराने जा रहा हूं। सुन लीजिए भाई, कि अब आपको अगर वैल्यू चेंज होती है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन पता है, ऐसा क्यों हुआ, जरा देखो बोर्ड पे। और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, मैं कोई भी मॉलिक्यूल लिख दूं, बोलो कौन सा लिख। फॉर एग्जांपल हमने यहां O2 ले लिया, सुन लो भाई जरा। और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल सीवी बताइए। अभी रूम टेम्परेचर पे चलना, मैंने हाई टेम्परेचर नहीं लिखा, फिर हाई पे भी पहुंचेंगे। सुन लो जरा, 1 मिनट देखो बोर्ड पे। सीवी बताइए, बताइए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर। ये बताओ इसमें ट्रांसलेशनल मोशन कितने हैं? 3, तो 3 × 1/2r। बोलो कोई प्रॉब्लम हो? 3 × 1/2r, बोलो भैया क्लियर है? अच्छा, रोटेशनल मोशन कितने होते हैं लीनियर में? 2, तो 2 × 1/2r। वाइब्रेशनल होता है, आपको मैंने कहा यहाँ हाई टेम्परेचर लिखा ही नहीं अभी, तो अभी वाइब्रेशनल नहीं है, सिर्फ 2 हैं। बोलो सम कितना आया सीवी का? 5/2r। अच्छा सीपी क्या होगा? सीपी एक और आर जोड़ दें इसमें, 5/2r प्लस r, 7/2r। बता दो कोई प्रॉब्लम? अब गामा कितना हुआ? गामा सीपी अपॉन सीवी, गामा 7/2r और 5/2r, r कैंसिल, 2 कैंसिल, 1.4। अब बताओ डायएटॉमिक के लिए 1.4 क्यों आया? क्लियर है? अब लेकिन अगर मान लीजिए कोई आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो, कोई भी थोड़ी सी टिपिकल, तो वहां गामा की वैल्यू बदली हुई भी मिलेगी। और वो बदलेगी कैसे? अगर मैं यही प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे कर देता, यानी कि फॉर डायएटॉमिक गैस, अब देखो जरा, फॉर डायएटॉमिक गैस लाइक O2 एट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बस मुझे यहाँ वाइब्रेशनल मोशन बताइए, वाइब्रेशनल मोशन कितने होंगे वो बताइए बस। हाँ भाई, आप सबसे पहले यहाँ वाइब्रेशनल मोशन के नंबर निकलवा दो, वो भी जुड़ेगा। अब हाई टेम्परेचर लिख दिया मैंने, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। क्या फॉर्मूला लिखा है था बोलो? ये है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए अभी आपने देखा
वाइब्रेशनल मोशन कितने थे लीनियर के लिए? 3n-5 लीनियर है, क्योंकि ऑटो डायटोमिक लीनियर है, तो क्या आएगा 3n-5। चलिए वैल्यू बताइएगा, 3n-5 पुट कर रहे हैं, बोलो n कितना है? n है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2, तो 3 इंटू 2 -5 कितना हुआ? 1। तो याद रखना है 1 वाइब्रेशनल मोशन भी है। अब बताओ सीवी कितना हुआ? अब सीवी पहले बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन 3 थे, तो 3 इंटू 1/2r। रोटेशनल कितने थे? 2 इंटू 1/2r। और वाइब्रेशनल कितने हैं? 1। और कंट्रीब्यूशन है पूरा r, इसका r होता है, इसका कंट्रीब्यूशन r होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, लो पे नहीं। अब बताइए जरा इसकी वैल्यू कितनी आई, बोलो कितना हुआ? सब बोल दो इसका 7/2r। मतलब ये सम नहीं हो रहा, 3/2 1/2 यानी कि 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2r और 3/2r नहीं पता कितना है, इतना सोच रहे हो। 7/2r। सीपी कितना होगा? 9/2r, क्योंकि एक r और जोड़ देंगे। बोलो अब गामा कितना आया? बोलो भाई गामा कितना आया? गामा बोलो, गामा सीपी अपॉन सीवी 9/2r 7/2r होता क्या है? वैल्यू अगर हम निकालें, देखो गामा की, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 9/7 9/7 जानते हो क्या होता है? 1/4। 3 भी कहां होता है? 1.28 समथिंग करके आएगा। अब ये बताइए, मान लीजिए अब आपको कोई डाउट नहीं है, अब समझ में आ गया कि डायटोमिक का गामा 1.4 भी है और डायटोमिक का गामा 1.28 भी है। ये कब चेंज हुआ? ये टेम्परेचर बेस होता है, ये अब हमें क्लियर हो जाता है। यानी कि अब अगर आपके सामने कहीं मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आप कर रहे हो और थोड़ी सी हार्ड है, उसमें गामा बदल दिया, तो अब आपको खुद समझ में आएगा गामा क्यों चेंज हुआ। तो वाइब्रेशनल मोशन हाई टेम्परेचर पे आता है, गामा बदल जाता है। अब बताइए आप में से किसी बच्चे को अब गामा समझ में आ गया कैसे निकलता है? ये मैंने टॉपिक इस वजह से कराया क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़नी है, फिर कह रहा हूं मैं, देखो। और वहां मोस्ट ऑफ द टीचर गामा की वैल्यू निकालनी नहीं सिखाते, कहते हैं याद कर लीजिए। तो याद तो आपको होगी, लेकिन साथ साथ आप उसे कैलकुलेट भी कर सकते। और 2-3 चीजें और समझ में आ जाती हैं, रोटेशनल मोशन निकालने हो, वाइब्रेशनल मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब चीजें, ये सब आप देख सकते हो पेज नंबर 10 पर एक्स्ट्रा में सब लिखा है। एक्स्ट्रा का मतलब है आउट ऑफ कोर्स है, छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, केमिस्ट्री में नहीं आएगा पेपर। अब देखो, अब यहां तक जो हमने पढ़ा है ये था हमारा केमिस्ट्री का पार्ट, और अब मैं आप सभी से स्पेशल कहूंगा, देखो यहां फिजिक्स, यहां तक फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन है। अब फिजिक्स की डायरेक्शन अलग हो जाती है, जो मैंने कल वर्क का फॉर्मूला बताया था, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क का जो फॉर्मूला बताया था, वर्क अब उस प्रोसेस पे चला जाएगा कि वर्क का क्या फॉर्मूला है। सुन लो जरा, वर्क का फॉर्मूला था, क्या लिखा था हमने कल? P2V2 P1V1 अपॉन गामा -1। ये कभी कभी एक बात और सुन लो, कभी कुछ बच्चे देखे फिजिक्स में ये 1 माइनस गामा लिखा देते हैं वे। किस वजह से 1 माइनस गामा? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइन अलग है वर्क के। केमिस्ट्री में सिस्टम पे वर्क होता है पॉजिटिव, और फिजिक्स में सिस्टम वर्क करता है तब पॉजिटिव, वो साइन डिफरेंस होता है। यहाँ 1 माइनस गामा अगर वे आपको लिखाने तो साइन डिफरेंस वो है। कभी ये सोचो केमिस्ट्री में गलत पढ़ा, ना केमिस्ट्री में गलत है ना फिजिक्स में गलत, लेकिन मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया जिससे आपको डाउट ना रहे कि भाई आपको ध्यान रखना फिजिक्स में क्या करेंगे, सिस्टम एक पर्सन की तरीके से काम करता है, और केमिस्ट्री में क्या है बोलो, सिस्टम पर, सिस्टम एक सिर्फ सीधा सा रूल है, आईयूपीसी ने कोई चीज सिस्टम के पास आ रही है पॉजिटिव ले लो, सिस्टम से दूर जा रही है नेगेटिव।
ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको मैंने बताया फिजिक्स में एक या दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा और पढ़ने को मिलेंगे, वो आप वहीं पढ़ लोगे। एक एडियाबैटिक रिलेशन पढ़ते हो कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वे दो तीन, यानी कि एडियाबैटिक रिलेशन और पढ़ने, बस उन्हें मैं डेरिवेशन करा नहीं रहा क्योंकि यहां से पढ़ के फायदा कुछ नहीं, वहीं पढ़ लेना डायरेक्ट, गामा के डायरेक्ट रिलेशन होते हैं और कुछ। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो मंडे से हम केमिस्ट्री को और आगे बढ़ाएंगे, और पहले मैं थर्मोकेमिस्ट्री को छोड़कर मैं इसका आगे वाला पार्ट एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी कराऊंगा, 2 दिन का है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री चलेगी। तो आगे से मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ।